प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, है ना, कि प्राइमरी डेटा को हम लोग किन किन मेथड से या टेक्निक से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो मेथड होता है डेटा कलेक्शन करने का प्राइमरी डेटा का, है ना, हम लोग जब प्राइमरी डेटा का बात करते हैं तो प्राइमरी डेटा हम लोग किस मेथड से किन किन मेथड से हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा टेक्निक था, प्रीवियस क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे वो टेक्निक था, है ना, कि क्वेश्चनर से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं और शेड्यूल से कर सकते हैं, इंटरव्यू मेथड से कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग बात करेंगे कि जब हमको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है तो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को लेना होगा, पूरा पॉपुलेशन को लेना है या फिर हमको केवल कुछ पार्ट ऑफ सैंपल को लेना है ना। तो हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में एक सेंसस मेथड और दूसरा सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, और सेंसस मेथड में हम लोग देखेंगे कि जब फिनिट पॉपुलेशन या इनफिनिट पॉपुलेशन होगा तो हम लोग इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको कितना लेना है कि नहीं लेना है कि पूरा लेना है ना। और सैम्पलिंग मेथड में देखेंगे कि जब हमको पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन चूज करना है तो वो प्रोसेस क्या है और कितने तरह से हम ये सैंपल को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ सैम्पलिंग में कि प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें से प्रोबेबिलिटी में हमारा दो कैटेगरी आएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग और रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। तो अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग कहने का मतलब है कि डायरेक्टली उसमें हम रैंडम लगा सकते हैं, है ना। और रिस्ट्रिक्टेड कहने का मतलब होता है कि रैंडम तो हम लगा रहे हैं लेकिन उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन या कुछ रिस्ट्रिक्शन है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या जिसको हम लोग लॉटरी मेथड भी कहते हैं, या फिर इसमें बॉल मेथड, रोटिंग ड्रम मेथड, कार्ड मेथड, ग्रिड मेथड और टिपेट टेबल। और रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में हम लोग देखेंगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या फिर उसी को हम लोग मिक्स सैम्पलिंग भी कहते हैं। और इसी के अंतर्गत आता है प्रोपोर्शनेट, नॉन प्रोपोर्शनेट, उसके बाद आता है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, डबल सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग, लाइन सैम्पलिंग, बैलेंस सैम्पलिंग और सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। ठीक है, तो सारे जो हमारे रैंडम सैम्पलिंग है, हर चीज़ को यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना होगा या इसको पढ़ना होगा कि कौन सा सैम्पलिंग किस पर्पस के लिए लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। ठीक है, सिचुएशन को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा आपको। नेक्स्ट जो नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है, इसमें हम कोई भी चांस या फिर प्रोबेबिलिटी यूज नहीं कर सकते हैं, है ना, जिसके अंतर्गत यहाँ पर हमारा पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंट सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है। तो यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग कहने का मतलब होता है कि सभी आइटम्स का आने का चांस बराबर होता है, कि अगर एक बॉल में 100 पुर्जे रखे हुए हैं तो उसको इस तरह से निकालें, अगर एक भी निकालेंगे तो 100 का आने का चांस बराबर होगा। ठीक है, और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड का मतलब होता है कि इसमें सभी का आने का चांस बराबर नहीं होता है ना। तो ये अब हमारा बेसिक डिफरेंस होता है रैंडम सैम्पलिंग में और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में, या फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं सेंसस वर्सेस सैम्पलिंग मेथड, है ना। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट ज़्यादातर यूज होता है, एक को हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन, है ना, और दूसरा सैंपल। तो पॉपुलेशन हमारा क्या होता है और सैंपल हम किसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब नंबर ऑफ पीपुल नहीं होता है, कि अगर हम पॉपुलेशन का बात कर रहे हैं तो जनरल भाषा में इसको हम लोग समझते हैं कि वहाँ पर कितने लोग रहते हैं, है ना। अगर हम इंडिया पॉपुलेशन का बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में कितना है या झारखंड में कितना है, स्टेट में किसी पार्टिकुलर स्टेट में कितना है या फिर किसी पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में कितना है
है ना। तो इसको हम लोग पॉपुलेशन जनरल भाषा में समझते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जो आपका टारगेट पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल यूनिट, यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जिससे आपको डेटा कलेक्ट करना है, मतलब कि रिस्पोंडेंट, है ना। तो रिस्पोंडेंट कहने का मतलब जिससे आप डेटा कलेक्ट करेंगे, जो आपका टारगेट पॉपुलेशन है। जैसे कि अगर आप हाउस होल्ड ले रहे हैं, तो टोटल यहाँ पर हाउस होल्ड आपका क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन, एक पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया का, भौगोलिक एरिया का। ठीक है, या फिर अगर मदर ऑफ चिल्ड्रेन ले रहे हैं, मदर ऑफ चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर जितने भी माँ हैं, बच्चों की माँ, वो यहाँ पर आपका पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, एक पार्टिकुलर, अगर इंडिया का बात करें तो पूरा इंडिया का, अगर एक पार्टिकुलर स्टेट का बात करें तो पूरा स्टेट का। ठीक है, या फिर अगर गर्ल चाइल्ड ले रहे हैं, गर्ल चाइल्ड जो 1 to 5 में पढ़ती है, तो जितने भी लड़कियां 1 to 5 में पढ़ रही है, वो सारे हमारे पॉपुलेशन में आ जाएंगे, मतलब कि ये पॉपुलेशन कहलाएंगे। ठीक है, अगर आप एक विलेज का ले रहे हैं, तो विलेज में जितने भी 1 to 5 गर्ल्स हैं जो क्लास में इनरोल्ड हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन कहलाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो टारगेट पॉपुलेशन है, जिससे हमको डेटा कलेक्ट करना है, वो यहाँ पर हमारा पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो जितने भी टोटल नंबर होंगे आपका सैंपल यूनिट का, वो सारे हमारे यहाँ पर क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन कहलाएंगे। ठीक है, वहीं अगर हम सैंपल का बात करें, तो सैंपल हमारा क्या होता है, पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का एक भाग होता है ना। जैसे कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट ले रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या आता है, ब्लॉक, ब्लॉक, तो ब्लॉक यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर 12 सैंपल अगर आप मान सकते हैं, तो 12 डिवीजन हो गया इसका। तो अब यहाँ से एक को अगर हम चुनते हैं, तो ये इसका एक क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर किसी गांव में 500 आदमी रहते हैं, और 500 में हमको 50 को सेलेक्ट करते हैं, तो 50 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैंपल। ये 500 हाउस होल्ड ले लेते हैं ना, तो अगर 500 हाउस होल्ड केवल विलेज में ही हमारा इन्वेस्टिगेशन टारगेटेड है, तो 500 हाउस होल्ड हमारा यहाँ कहला जाएगा पॉपुलेशन, और 500 में से 50 को ले रहे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा सैंपल। ठीक है, और यहां पर क्लेरिफाई कर लेते हैं कि सैंपलिंग किसको कहते हैं, सैंपलिंग। ठीक है, तो सैंपलिंग क्या है कि यहां पर हम लोग देख रहे थे कि 500 हाउस होल्ड है एक गांव में, जो हम पॉपुलेशन है यहाँ पर, है ना, पॉपुलेशन। अब यहां से हमको 50 हाउस होल्ड को चूज करना है, मतलब कि सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है। तो ये प्रोसेस, यहाँ जो 50 हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो वो सेलेक्ट करने का प्रोसेस क्या होगा, कैसे सेलेक्ट करेंगे, हम रैंडमली 50 ले लेंगे, ठीक है, या फिर सुविधा के अनुसार लेंगे, या फिर सिस्टमेटिक ढंग से लेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड यहाँ पर अप्लाई होता है कि ये 50 हाउस होल्ड अगर हमको सेलेक्ट करना है, तो किस विधि से हम सेलेक्ट करें जो हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, मेन यहाँ पर सैंपल से स्टडी करने का मतलब क्या होता है कि वैसे सैंपल को सेलेक्ट करना है, या सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होना चाहिए जो ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। एक अच्छे सैंपल का यही गुड साइन होता है कि वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि इसका ये 50 का जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट, ठीक है, कंक्लूजन, जैसे कि अगर हम मानते हैं कि इन लोग का मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना होता है, मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो अगर 50 का आया 500 या 5000, 5000 की महीना में 5000 रुपया
खर्च होता है, 50 सैंपल लिए और उसका ये कंक्लूजन आया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पूरा 500 का, है ना, कि 500 या फिर 500 हाउस होल्ड का मंथली एवरेज इनकम जो है, अरे सॉरी, एवरेज एक्सपेंडिचर जो है वो 500 है, सॉरी 5000 है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को, जो पॉपुलेशन से सैंपल चुनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, सैंपलिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द सैंपल फ्रॉम population is called सैंपलिंग। ठीक है, चुनने की प्रक्रिया को हम लोग सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, है ना, इन्वेस्टिगेट मतलब कि खोज रहे हैं या फिर उसमें हम कुछ नॉलेज खोज रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है सर्च ऑफ नॉलेज। ठीक है, सर्च ऑफ नॉलेज। तो सर्च ऑफ नॉलेज के लिए सबसे प्राइमरी चीज क्या होता है, प्राइमरी होता है आपका इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन चाहिए आपको उसके लिए, और इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा, डेटा से, डेटा कलेक्ट करके, है ना। ऐसे भी हम लोग क्या बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। तो आपको यहाँ पर डेटा चाहिए, और डेटा आप कहाँ से कलेक्ट कीजिएगा, आपका जो टारगेट पॉपुलेशन है उससे। जैसे कि अगर आप एजुकेशन पे कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन क्वालिटी पे, तो बच्चा से आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, कुछ आईक्यू टेस्ट करना होगा। अगर आप इनकम का बात कर रहे हैं, इनकम के बारे में आप सर्च कर रहे हैं, तो आपको हाउस होल्ड से बात करना होगा। ऑक्यूपेशन से कर रहे हैं तो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कि एग्रीकल्चर का है कि या सर्विस सेक्टर का है या प्राइवेट में काम कर रहा है, उससे आपको लेना है ना। तो ये जो आपका टारगेट पॉपुलेशन है उससे आपको लेना होगा। ठीक है, तो प्राइमरी हमारा जो सर्च ऑफ नॉलेज के लिए जो नेसेसरी चीज होता है वो हमारा होता है डेटा। ठीक है, और डेटा हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है, जिसके बारे में हम खोज रहे हैं, जिसके बारे में हम कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है, इसको हम लोग दो तरह से कलेक्ट करते हैं। पहला को हम लोग कहते हैं सेंसस मेथड, और दूसरा को कहते हैं हम लोग सैंपलिंग मेथड या सैंपल मेथड, सैंपलिंग मेथड। ठीक है, अब ये दोनों में हम लोग देखेंगे कि सेंसस मेथड कब अप्लाई होगा और इसका मेरिट डिमेरिट क्या है, और सैंपलिंग मेथड का, सैंपल मेथड का क्या मेरिट एंड डिमेरिट होता है। तो सबसे पहले सेंसस मेथड जो होता है, सेंसस मेथड ये पूरे पॉपुलेशन को इंक्लूड करता है, इंक्लूड ऑल पॉपुलेशन। ठीक है, कि अगर इंडिया में अगर हम बात करें कि हाउस होल्ड का अगर हमको सर्वे करना है, किसके बारे में, डेमोग्राफी के बारे में, मतलब कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है, या फिर पॉपुलेशन का ऑक्यूपेशन क्या है, अधिकतर लोग किस ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं, या एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। तो जब हम सेंसस मेथड से करेंगे तो इंडिया का जितने भी पॉपुलेशन है, जो वर्किंग फोर्स हैं, वो सारे से हमको क्या करना होगा, डेटा कलेक्ट करना होगा डोर टू डोर जाकर। ठीक है, डोर टू डोर। जैसे कि हर कंट्री का एक अपना सेंसस होता है, एक टाइम इंटरवल के बाद। अगर हम लोग इंडिया का बात करें तो यहाँ हर 10 साल में क्या होता है, 10 ईयर में एक सेंसस कंडक्ट किया जाता है, जिसमें से जितने भी इंडिया के हाउस होल्ड है सभी से डेटा कलेक्ट किया जाता है ना, कि उसका
नंबर ऑफ फैमिली कितना है, उस कौन सा ऑक्यूपेशन में है, रोजगार क्या है उसका, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितना काटेल कैटल है, जानवर कितना है ना, ऑल इंफॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी यूनिट को यहाँ पर शामिल किया जाता है या फिर सभी ऑब्जर्वेशन को शामिल किया जाता है। ऑल आइटम्स या सैंपल यूनिट आर इंक्लूडेड। ठीक है, इसमें किसी को नहीं छोड़ते हैं, हर किसी को इसमें शामिल किया जाता है। तो पॉपुलेशन मेथड का मेरिट्स क्या है? मेरिट्स, तो सबसे पहला जो एडवांटेज है, ये लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करता है। ठीक है, मतलब कि ऑल यूनिट को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो डेटा जो होता है करेक्ट होता है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एरर आने का चांस कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ साइज ऑफ सैम्पलिंग हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा एरर भी क्या होता है, कम होता जाता है। तो यहाँ पर हम ऑल एलिमेंट को अगर हम शामिल कर देते हैं तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो कॉन्क्रीट आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो कंक्लूजन होगा या रिजल्ट जो आता है वो सबसे ज़्यादा ट्रू होता है, सत्य माना जाता है ना, और ये रिप्रेजेंटेटिव भी होता है, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब वैल्यूएबल होता है, रियलेबल होता है। लेकिन वहीं पे इसका डिमेरिट भी है। डिमेरिट क्या है कि सबसे पहला ये बहुत टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग या टाइम कंज्यूमिंग बोल सकते हैं, कि इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। दूसरा कि ये कॉस्टली भी होता है, कॉस्टली, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट कोई भी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटर जो है या रिसर्चर है वो इस चीज़ को कंडक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास ना तो उतना सोर्स होगा, रिसोर्सेस, और ना ही उसके पास टाइम होता है ना। तो इसी चलते इसको ज़्यादातर हम या तो गवर्नमेंट करवाती है, गवर्नमेंट, या फिर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ही इसको करवा सकती है और करवा सकती है। और इसके लिए हमको क्या चाहिए, स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर चाहिए, गेटर या डेटा कलेक्टर, जो भी इसको हम बोल सकते हैं, कि जो डेटा कलेक्ट करेगा वो पूरा स्किल्ड होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, ताकि हम सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकें। और ये बिना हेल्प का, विदाउट हेल्प ये पॉसिबल नहीं है। हेल्प, आपको दूसरे से हेल्प लेना होगा, मतलब कि आपको एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट करना होगा ताकि वो जाके डेटा कलेक्ट कर सके। तो जो इसमें हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प जिन लोगों करता है उन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, इनोमिनेटर, इनोमिनेटर। ठीक है, इनोमिनेटर मतलब होता है कि पेड, वैसे लोग जो आपको पैसा लेकर काम करेंगे, है ना। तो जो हेल्प करेगा वो आपसे सैलरी लेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग इनोमिनेटर कहते हैं, है ना। क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है कि इनोमिनेटर किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर याद रखिएगा सेंसस से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जब हम लोग सेंसस मेथड से करते हैं, मेथड से, तो इसमें ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो हमारा पॉपुलेशन है वो कैसा है। ठीक है, एक पॉपुलेशन होता है डिस्ट्रक्टिव, जिसको नासावाद कहते हैं, है ना, कि अगर हम पूरा पॉपुलेशन उसमें हम ले लेंगे तो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। जैसे कि अगर हम ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट के लिए हमको क्या चाहिए, उसका एक छोटा सा पार्ट चाहिए, है ना, 1 ml या फिर 2 ml। अगर हम पूरा ब्लड निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा,
मर जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग यहाँ पर सेंसस मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम पूरा पॉपुलेशन अगर हम ले लेंगे तो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, कि हमको पूरा पॉपुलेशन लेना है कि हमको सैंपल लेना है। तो ये ज़्यादातर मेडिकल फील्ड में इसको यूज किया जाता है ना। डायग्नोस्टिक रिसर्च में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है, या क्लिनिकल रिसर्च में, कि वहाँ पर हमको एक छोटा सा पार्ट लेना होता है और उसी से हमको पूरा रिजल्ट निकालना होता है। अगर पूरा ले लेंगे तो वो मर जाएगा या फिर उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम जनरल में आते हैं कि जब सेंसस पे हम लोग बात करते हैं तो ये हमको पूरा पॉपुलेशन को इंक्लूड करता है। तो पॉपुलेशन भी यहाँ पर हमारा दो तरह से होता है, एक फिनिट पॉपुलेशन और दूसरा इन्फिनिट पॉपुलेशन। इन्फिनिट पॉपुलेशन, तो फिनिट पॉपुलेशन कहने का मतलब होता है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना, काउंटेबल होता है। जैसे कि अगर हम नंबर ऑफ पीपुल लेते हैं तो ये हम काउंट कर सकते हैं, हाउस होल्ड है, ठीक है, गर्ल्स है, चाइल्ड है। तो ये सारा चीज़ हम अगर हम एक पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को लेते हैं तो वहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर हम ट्री का बात करें कि जंगल में कितना ट्री है, ठीक है, या फिर बर्ड्स कितना है, अब पेड़ में पत्ती कितना है, स्टार स्काई में स्टार कितना है, तो ये क्या है, इन्फिनिटी है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह का पॉपुलेशन होता है। तो ज़्यादातर हम लोग सोशल साइंस में फिनिट पॉपुलेशन का बात करते हैं। सोशल साइंस में हम लोग किसका बात करते हैं, फिनिट पॉपुलेशन का, कि हम किसी ज्योग्राफिकल एरिया का बात कर रहे हैं या स्टेट का बात करते हैं या फिर किसी सोशल ग्रुप का बात करते हैं। जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, है ना, जनरल हो गया, अर्बन हो गया, रूरल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये सारे टारगेट पॉपुलेशन को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर सोशल साइंस में हम लोग इसी फिनिट पॉपुलेशन का यूज करते हैं। दूसरा है हमारा सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड, ठीक है, तो सैम्पलिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन लेते हैं, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कि सबसे पहला ये जो भी सैंपल चूज करेंगे वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए। सैंपल एट रैंडम नहीं होना चाहिए कि कहीं से भी कुछ को भी उठा लिए, है ना। एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए, जो भी हम सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हैं वो सैंपल हमारा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। नेक्स्ट होता है एडिक्वेसी, पर्याप्तता, है ना, कि ऐसा नहीं कि हम 1 लाख लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और वहां हम 10 लोगों को ले रहे हैं डेटा, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इनएडिक्वेट होता है। इसलिए सैंपल साइज डिटरमाइन किया जाता है कि इतना सैंपल लिया जाए ताकि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट किया जाए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल जो होगा वो क्या होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंडिपेंडेंसी होना चाहिए। इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी कहने का मतलब होता है कि एक का इंफॉर्मेशन दूसरा से मैच नहीं करना चाहिए और या तो डिपेंड करना चाहिए। मैं भी मैच कर सकता है लेकिन डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर 2 पर्सन है तो पहला से आप डेटा कलेक्ट किए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए, अब ये सुन लिया, अब ये इसी की तरह बोल दिया सब, है ना, तो ये सिमिलरिटी हो जाता है। तो सिमिलरिटी हमको नहीं होना चाहिए, मतलब कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर आइटम्स, है ना, या फिर हर यूनिट एक दूसरे से अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, या म्यूचुअल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब स्वतंत्र होना चाहिए, सारे ऑब्जर्वेशन जो है हमारे यहाँ पर एक दूसरे से अलग होना चाहिए।
नेक्स्ट है होमोजेनिटी, समरूपता, कि हम डेटा कलेक्ट करने से पहले ये चीज का ध्यान रखेंगे सैंपल सेलेक्ट करने के लिए कि हमारा पॉपुलेशन होमोजेनस है या हेट्रोजेनस है। अगर हमारा होमोजेनस है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हेट्रोजेनस है कि अलग अलग है, जैसे कि लोअर क्लास है ना, फिर मिडिल क्लास है और अपर क्लास है, या फिर लोअर इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप, तो इस केस में अगर हम डायरेक्टली अगर डेटा लेंगे तो मे भी हो सकता है कि लोअर ग्रुप ज़्यादा आ जाए, मिडिल ग्रुप ज़्यादा आ जाए, या फिर अपर ग्रुप आ जाए। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम होमोजेनिटी, मतलब कि एक तरह का जो लोग है ना, या फिर जो पॉपुलेशन है उसको हम अलग करेंगे, उसके बाद डेटा लेंगे। मतलब कि हमको यहाँ पर हेट्रोजेनस को भी होमोजेनस कैटेगरी में डिवाइड करना होता है ना। तो हम जब भी डेटा का अगर सैंपल कलेक्ट कर ले रहे हैं या सेलेक्ट कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखना होता है कि वो होमोजेनस होना चाहिए, एक ही तरह का पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना चाहिए। कि अगर हम लोअर ग्रुप से के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोअर ग्रुप से ही डेटा लेंगे। नेक्स्ट हमारा है सैंपलिंग मेथड। तो सैंपलिंग मेथड में क्या है कि हमको चुनना क्या है, सैंपल चुनना है। ठीक है, तो यहां पर सैंपलिंग करने का मतलब प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल्स। ठीक है, कि अगर हम पॉपुलेशन से अगर हम एक इसका पार्ट चुन रहे हैं तो वो प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है सैंपलिंग मेथड जिसको हम लोग कहते हैं, सैंपलिंग मेथड, वो बेसिकली दो तरह से हम इसको चूज करते हैं। जो इनिशियल कैटेगराइज जो हम लोग करते हैं वो दो तरह से करते हैं। एक तो प्रोबेबिलिटी मेथड, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं रैंडम मेथड, और दूसरा को कहते हैं नॉन रैंडम मेथड या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मेथड हम किसको कहेंगे, जिसमें सभी का आने का चांस बराबर हो, इक्वल चांस फॉर सेलेक्टिंग। ठीक है, कि सभी को आने का चांस बराबर हो या सभी को सेलेक्ट करने का चांस बराबर हो। जैसे कि अगर एक डाइस है, अगर डाइस को अगर हम एक बार उछालते हैं, टॉस करते हैं या फिर थ्रो करते हैं, तो एक से लेकर 6 आइटम या नंबर का आने का चांस बराबर होगा 1/6। यहाँ पर ये नहीं कर सकते हैं कि अभी अगर इसको हम थ्रो किए तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा, है ना। सभी 6 का आने का चांस बराबर होगा। मतलब कि अगर एक पॉपुलेशन में जितने भी यूनिट्स हैं, ठीक है, ये सारे यूनिट्स का आने का चांस बराबर होगा। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या नॉन रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है कि सभी का आने का चांस बराबर नहीं होता है। ये आप रिसर्चर अपना मर्जी से चुन सकता है, उसका डिफरेंट डिफरेंट मेथड है और दोनों का एप्लीकेशन हमारा अलग अलग है। तो पहला हम लोग लेते हैं रैंडम मेथड या प्रोबेबिलिटी मेथड। तो इसको भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड, है ना, जिसको हम लोग सिंपल रैंडम भी कहते हैं, रैंडम मेथड। और दूसरा को रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, तो यहां पर अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम लगा रहे हैं, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन हम लोग नहीं लगा रहे हैं।
लेकिन रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है कि हम रैंडम तो लगा रहे हैं, लेकिन उसके पहले कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रिस्ट्रिक्शन या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग, जिसमें हमारा पहला आता है लॉटरी मेथड, है ना। ठीक है, तो लॉटरी मेथड में क्या होता है कि हम लोग एक बॉल बनाते हैं, या इसी को बॉल मेथड भी बोलते हैं, बॉल भी यूज कर सकते हैं, और इसमें हम सभी का नाम चीट बनाकर डाल देते हैं, और ये चीट भी हमारा क्या होना चाहिए, होमोजेनस होना चाहिए। होमोजेनस मतलब कि रंग रूप आकार प्रकार और साइज सभी में बराबर होना चाहिए, ताकि एक दूसरे से अलग नहीं दिखना चाहिए। और इसको ब्लेंडली इसमें हमको क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। तो उस केस में हमको सभी का आने का चांस बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह से इसको हम लोग यूज करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट और दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जब हम यहाँ से एक बार में चुने तो सभी का आने का चांस बराबर था, तो उसको फिर से डाल दिए और फिर दोबारा चूज किए, फिर उसको डाल दिए, फिर तीसरा चूज किए, है ना। तो इस केस में क्या होता है कि जो पहले सेलेक्ट हो गया उसको भी आने का चांस इसमें बराबर रहता है, मतलब कि सभी का आने का चांस इसमें बराबर होता है ना। जैसे कि अगर 6 बॉल है या चीट है यहाँ पर, तो एक बार हम निकालें तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/6। अगर दूसरा हम निकालें और फिर इसको जो निकाले उसको उसी में फिर डाल देंगे, तो फिर इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/6। तो इसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट, कि जो हम निकाले उसको वहां पर रिप्लेस कर दिए। दूसरा होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, कि अगर हम 6 चीट है वहां पर, तो पहला चीट निकालें तो सभी का आने का चांस बराबर था 1/6, लेकिन जब सेकेंड राउंड में जब इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये एक को वापस शामिल नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अलग हो गया। मतलब कि अब यहाँ 6 से यहाँ पर कितना बचा, 5। तो अब यहाँ पर 5 का आने का चांस होगा 1/5। फिर अगर हम नेक्स्ट अगर इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसको भी हम वहां शामिल नहीं कर रहे हैं, इसको अलग निकाल दे रहे हैं। तो नेक्स्ट जब हम सेलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पर 4 आने का चांस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। तो ये मेथड हो जाता है हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट, और ये ऊपर वाला जो मेथड था वो हो जाता है विथ रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट इसमें जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं ड्रम मेथड। या इसी को हम स्पिनिंग मेथड भी बोलते हैं, स्पिनिंग मेथड। कि यहाँ पर क्या होगा, एक ड्रम होगा या स्पिन, और यहाँ पर सारा नंबर यहाँ पर सेट किया हुआ रहता है ना। तो एक बार घुमाने के बाद जो जहां पर एक गोटी बैठ जाता है तो उसको हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से बार बार इसको रोटेट करते रहते हैं, और रोटेट करने से के बाद जहां पर कुछ गोटी या फिर जो बॉल है वो वहां पर रुक जाता है, तो उसी को हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं ड्रम रोटिंग मेथड। नेक्स्ट होता है, इसके लिए हम लोग कार्ड का भी प्रयोग करते हैं, कि जैसे हमारा ताश का पत्ती होता है तो उसी तरह से बनाकर बंडल बनाते हैं, है ना। बंडल बनाने का मतलब होता है कि उसमें सारे जितने भी आइटम्स हैं एक पॉपुलेशन में, ठीक है, अगर 10 है तो 10 का हम लोग कार्ड बनाते हैं, और उसमें हर 10 का नाम या फिर कोई चिन्ह दे देते हैं, और ब्लाइंडली उसमें हम लोग क्या करते हैं, चूज करते हैं रैंडमली। ठीक है, कि वहां पर किसी का बायस नहीं कि पहला है कि दूसरा, क्योंकि उसके अंदर का चीज नहीं दिखना चाहिए, है ना। वो सब क्या होता है, कवर होता है। जैसे कि जुआ जब खेलने जाते हैं तो उसमें हम लोग इसका जुआ में ज्यादा प्रयोग करते हैं कि कार्ड का पत्ती रैंडमली खींचना होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी रैंडमली हम लोग सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है ग्रिड मेथड। तो ज़्यादातर इसका प्रयोग तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी
ये मेथड होता है। तो ग्रिड मेथड में क्या होता है कि ये जब एक ज्योग्राफिकल एरिया रहेगा, है ना, मानचित्र पे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है कि मान के चलते हैं ये किसी एरिया का नक्शा है ना, और यहाँ पर बहुत सारा छोटा छोटा गांव है या फिर कुछ भी, इसको हम डिवाइड किए हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है कि ये ग्रिड, ग्रिड मतलब होता है जाली, इसमें हम जाली बना लिए, ठीक है, और हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करना है, और रैंडमली इस पर हम रख देते हैं। तो जो एरिया जिस खाने में आएगा उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और जो नहीं आएगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है ग्रिड मेथड। उसके अलावा भी क्लासिकल मेथड जो है वो एक सबसे मोस्ट पॉपुलर जो आता है टिपेट टेबल, टिपेट टेबल, ठीक है। इसके द्वारा भी हम लोग रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, जिसमें 4000 लोगों रहता है, उसको फिर अलग अलग टेबल में डिवाइड किया जाता है ना। तो ये सब चीज़ अभी प्रैक्टिकल में उतना यूज नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादातर हमारा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो होता है वो सिंपल रैंडम होता है, प्लेसमेंट सोशल साइंस में, खास करके सोशल साइंस में, कि हम वहाँ से सेलेक्ट करते हैं। दूसरा, अगर हम प्रोबेबिलिटी मेथड का बात करें, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड का रिस्ट्रिक्टेड रैंडम मेथड। तो रिस्ट्रिक्टेड रैंडम मेथड में सबसे पहला कौन कौन सा आता है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। इसी का दो पार्ट होता है, प्रोपोर्शनेट और नॉन प्रोपोर्शनेट। दूसरा होता है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, तीसरा होता है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट होता है क्लस्टर सैम्पलिंग, फिर डबल सैम्पलिंग, फिर एरिया सैम्पलिंग, फिर लाइन सैम्पलिंग होता है, और लास्टली सीक्वेंशियल सैम्पलिंग होता है, ठीक है। तो एक एक करके इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग दूसरा नाम से भी जाना जाता है, इसको हम लोग मिक्स सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है। और इसका हम लोग अप्लाई कब करते हैं, एप्लीकेशन जब हमारा पॉपुलेशन हेट्रोजेनस है, एक जैसा नहीं है ना, होमोजेनस नहीं है बल्कि हेट्रोजेनस है। तो यहाँ पर स्ट्रेटा कहने का मतलब होता है ग्रुप, है ना। तो सबसे पहला हम लोग पॉपुलेशन को क्या करते हैं, ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और कैसा ग्रुप होना चाहिए, होमोजेनस, ठीक है। जैसे अगर हम सोशल ग्रुप पर हम कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो सबसे पहला सोशल ग्रुप तो हमारा एक जैसा नहीं है, तो इसको हम लोग पूरा सोशल को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं कि एसटी एक अलग ग्रुप हो जाएगा, एससी एक अलग ग्रुप हो जाएगा, ओबीसी अलग हो जाएगा, और जनरल अलग हो जाएगा, है ना। तो ये हम क्या किए, पूरा पॉपुलेशन से इसको हम लोग पहले ग्रुप में बांट दिए। अब यहाँ पर हम रैंडम लगाएंगे,
ठीक है, तो अब रैंडम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि दो तरह से मेथड काम करेगा, एक तो प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट और दूसरा नॉन प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट। ठीक है, प्रोपोर्शनेट कहने का मतलब कि हमारा जो पॉपुलेशन का है, जैसे कि सेंसस में अगर हम लोग बात करते हैं तो एसटी अगर 20% है, एससी 20% है, ओबीसी 10% है और जनरल 50% है। तो अब अगर इसके आधार पे अगर हम लेते हैं तो ये हमारा कहलाएगा प्रोपोर्शनेट मेथड, कि हम सेंसस के आधार पे पॉपुलेशन को सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। कि अगर 100 सैंपल ले रहे हैं तो 100 में से जो 20% होगा वो आपका एसटी का होगा, फिर 20% जो होगा वो एससी का होगा, 10% जो होगा वो ओबीसी का होगा और 100 का 50% जो होगा वो आपका जनरल का होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि पॉपुलेशन के परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट के आधार पे हम यहाँ पर सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं। और नॉन प्रोपोर्शनेट क्या होगा कि सभी से 10% ले लेना है या 12% ले लेना है, तो ये नॉन प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में जो हम ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन को, जो हेट्रोजेनस पॉपुलेशन है उसको हम होमोजेनस में जो डिवाइड कर रहे हैं वो अपने पर्पस के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई इनकम से रिलेटेड कर रहा है रिसर्च, तो वो क्या करेगा, इसको क्लासिफाइड करेगा किसके आधार पे, उसको स्ट्रेटिफाइड या ग्रुप डिवाइड करेगा इनकम लेवल के आधार पे, इनकम लेवल के आधार पे। ठीक है, कि लोअर इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप। नेक्स्ट जो है सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग। तो देखिए सबसे पहला इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, कहाँ पर लगाते हैं, जहां पर हमको लिस्ट होगा, है ना, पॉपुलेशन का लिस्ट, है ना, जैसे कि वोटर लिस्ट है, लिस्ट हो गया, हाउस होल्ड लिस्ट हो गया, लिस्ट हो गया, फिर एम्प्लॉय लिस्ट हो गया, एम्प्लॉय लिस्ट, वर्कर, लेबर। ठीक है, तो इस तरह का जब आपके पास लिस्ट रहेगा 1 से लेकर 100 तक या फिर जो भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग किसको लगाएंगे, सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग को। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेज में इसको क्या करना पड़ता है कि एक किसी को रैंडमली सेलेक्ट करना पड़ता है, रैंडमली, है ना। उसके बाद एक इंटरवल के बाद हम नेक्स्ट को सेलेक्ट करते जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम हमारा पहला जो है वो रैंडमली सेलेक्ट किया तो हम 4 इंटरवल के बाद दूसरा करेंगे, फिर 4 के बाद फिर तीसरा करेंगे, तो ये गिवन इंटरवल के बाद हम सेलेक्ट करते जाएंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, तो यहाँ रैंडम क्या होगा, किसी एक को चुनना होता है रैंडमली, उसके बाद एक इंटरवल के बाद, है ना, एक अंतराल के बाद हम दूसरा को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि एक ही लाइन में 10 घर है, ठीक है, तो पहला हम यहाँ पर दूसरा को चुन लिए रैंडमली चुन लिए तो दूसरा का आया, तो इसके बाद हम एक घर छोड़ कर ये घर ले रहे हैं, तो इसको छोड़ देंगे, फिर चौथा को लेंगे, फिर 5 को छोड़ देंगे, 6 को लेंगे, फिर 8 को छोड़ेंगे, सॉरी 7 को छोड़ेंगे, फिर 8 को लेंगे, है ना। तो इसी तरह से हम यहाँ पर इंटरवल जो हमारा क्या है, एक इंटरवल है कि एक घर छोड़कर एक घर लेना है। ठीक है, तो उसी तरह से जब लिस्ट होता है तो अपना कन्वीनियंस, अपना सैंपल साइज के आधार पे हम लोग इंटरवल सेट करते हैं कि 10, 15, है ना, जितना भी लेना होता है। तो इसी चलते दूसरा भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं क्वासी सैंपलिंग मेथड। नेक्स्ट होता है मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, तो मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग क्या होता है कि जब हम सैंपल का सिलेक्शन डिफरेंट स्टेजेस में करते हैं, है ना, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज,
स्टेज, थर्ड स्टेज, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट सैंपल को सेलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि उसको पहला स्टेज में डिवाइड करते हैं, फिर दूसरा स्टेज में उसको डिवाइड करते हैं और वहाँ सेलेक्ट करते हैं, फिर थर्ड स्टेज में सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपका रिसर्च एरिया कोई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो जिसके अंतर्गत आपका क्या होता है, डिवीजन होता है, डिवीजन। अब डिवीजन के अंतर्गत क्या होता है, ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक। फिर ब्लॉक के अंतर्गत क्या आता है, पंचायत आता है, और फिर पंचायत के अंतर्गत क्या आता है, विलेज आता है, और फिर विलेज में आपका हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहला इसको डिवाइड किए क्या, सब डिवीजन के आधार पे, सब डिवीजन के आधार पे, फिर उसको डिवाइड किए ब्लॉक के आधार पे। अब जितना भी ब्लॉक है उसमें से 2 ब्लॉक हम रैंडमली चूज कर देंगे। अब 2 ब्लॉक में फिर पंचायत दोनों का अलग अलग है, तो यहां से फिर हम दोनों ब्लॉक से पंचायत को भी हम लोग रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। मान के चले 2 पंचायत हम सेलेक्ट किए दोनों से, अब दोनों में 5-5 गांव हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि 5 में से 2 विलेज को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। तो हर स्टेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ रैंडम यूज कर रहे हैं, इसी चलते इसको बोला जाता है मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। कि मल्टी स्टेज भी है, उसको स्ट्रेटिफाइड ग्रुप में भी डिवाइड कर रहे हैं, ब्लॉक में, पंचायत में, विलेज में, है ना। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर रैंडम लगा रहे हैं। तो जब इस तरह का सिलेक्शन अगर हमारा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट आपका रिसर्च एरिया है, लेकिन जो आपका टारगेट पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन जिससे आपको डेटा कलेक्ट करना है, वो आपका कहाँ पर रहता है, हाउस होल्ड में, मतलब कि विलेज में। तो आपको हाउस होल्ड को जब सेलेक्ट करना है तो हाउस होल्ड ही बनेगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो ये हाउस होल्ड को हम किस तरह से सेलेक्ट करें, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करें, डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर सैंपलिंग मेथड अपनाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मल्टी स्टेज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। नेक्स्ट होता है क्लस्टर सैंपलिंग। तो क्लस्टर और मल्टी स्टेज दोनों एक ही तरह का है। क्लस्टर में भी हम लोग मल्टी स्टेज ही यूज करते हैं, लेकिन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। मल्टी स्टेज, तो यहां पर हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। और एक तरफ क्लस्टर सैंपलिंग, तो मीनिंग में क्या हो जाएगा कि मल्टी स्टेज हम कहां पर अप्लाई करते हैं, जहां पर पॉपुलेशन जो है वो डिवाइडेड होता है हमारा होमोजेनस ग्रुप में, है ना, ठीक है, होमोजेनस ग्रुप। और उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, रैंडम लगाते हैं, है ना, रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि लोअर इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप। तो ये हमारा क्या हो गया, हायर ग्रुप एक अलग होमोजेनस ग्रुप हो गया, और लोअर इनकम ग्रुप एक अलग हमारा होमोजेनस ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप को डिवाइड कर दिए, और डिवाइड करने के बाद इसमें यहाँ पर हम रैंडम लगा रहे हैं। तो ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेटर करता है अपने सहूलियत के अनुसार से। ये नेचुरली बिल्डअप नहीं होता है। जैसे कि एक शहर में नेचुरली तो नहीं रहता है कि इस एरिया में हायर ग्रुप है, इस एरिया में लोअर ग्रुप है। वो करीब करीब क्या होता है, मिक्स, हायर इनकम और लोअर ग्रुप का। लेकिन क्लस्टर जो होता है, ये रैंडम तो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुपिंग होता है, ग्रुपिंग वो नेचुरली होता है। जो स्टाटा हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, बनाते नहीं हैं, बल्कि ये नेचुरली डेवलप होता है। अगर हम एक शहर का बात करें तो कहीं पे स्लम एरिया होता है, कहीं पे रिहायशी इलाका होता है ना, जहाँ पर हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। उसके बाद फिर मिडिल इनकम ग्रुप होता है,
ठीक है, तो इस तरह का नेचुरली डेवलप ग्रुप होता है और यहां से हम लोग फिर रैंडम लगा के इसमें सेलेक्ट करते हैं। दूसरा है कि यहां पर जो हम रैंडम लगाते हैं वो रैंडम सेलेक्ट करते हैं ईच ग्रुप से, ईच ग्रुप से, ठीक है। जबकि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो रैंडम लगाते हैं वो एक क्लस्टर मतलब कि ग्रुप से, पूरा टोटल से, है ना, कि अब इस एरिया में हम इसको ग्रुपिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि इस एरिया से पूरा से ले रहे हैं, है ना। जबकि यहाँ पर हम ग्रुप किए हैं और अपने ग्रुप के अनुसार से ईच ग्रुप से हम लोग यहाँ पर डेटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो होता है होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, ठीक है। तो होमोजेनिटी में क्या होता है कि मल्टी स्टेज में विद इन द ग्रुप हमारा होमोजेनिटी होता है, विद इन द ग्रुप, ठीक है, कि जो हम ग्रुप बनाए हैं उसमें यहाँ पर सब होमोजेनस एक तरह का लोग होंगे, यहाँ पर एक तरह का, यहाँ पर एक तरह का, यहाँ पर एक तरह का। तो ये हमारा क्या बताता है, विद इन द ग्रुप, होमोजेनिटी जो होता है विद इन द ग्रुप। जबकि यहाँ पर क्या होता है, कलेक्टिवली होता है, ठीक है, मतलब बिटवीन द ग्रुप, बिटवीन द ग्रुप, कि पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप सारा हमको होमोजेनस है ना। तो यहाँ पर विद इन द ग्रुप होमोजेनस होता है, यहाँ पर बिटवीन द ग्रुप होता है। और इसको जो डिवाइड किया जाता है रिसर्चर के द्वारा, जो ग्रुप बनाया जाता है, और ये जो होता है वो नेचुरली होता है, जैसे अर्बन और रूरल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दोनों को डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है डबल सैंपलिंग, सैंपलिंग। तो डबल सैंपलिंग में क्या होता है कि एक बार हम सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, लेकिन इसका अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं आया, तो इसको हम लोग दोबारा सेलेक्ट करते हैं, है ना, दोबारा सेलेक्ट करते हैं और फिर उससे हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। नेक्स्ट होता है एरिया सैंपलिंग, एरिया सैंपलिंग। तो एरिया सैंपलिंग का बेसिकली एप्लीकेशन कहाँ पर है, जहां पर ज्योग्राफिकली हेट्रोजेनस है, ज्योग्राफिकली हेट्रोजेनस, ठीक है, जहां पर एरिया अलग है, जैसे कि कहीं पे हिली एरिया है, ठीक है, कहीं पे प्लेन फील्ड है, उसी तरह से हमारा कहीं पे रूरल है, सेमी अर्बन है और अर्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, ज्योग्राफिकल एरिया, जो ज्योग्राफिकली हेट्रोजेनिटी पाया जाता है, तब हम लोग यहाँ पर एरिया सैंपलिंग लगाते हैं और इस केस में हम लोग रैंडमली एरिया को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। पहले एरिया को हम डिवाइड करते हैं होमोजेनस में, होमोजेनस में, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर रैंडम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये ज्योग्राफिकल में यूज होता है कि भौगोलिक दृष्टि से जब विभिन्नता पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो लाइन सैंपलिंग है, लाइन सैंपलिंग, ठीक है। तो ये ज्यादातर किसमें प्रयोग किया जाता है, एग्रीकल्चर में, कि अगर किसी सीड का अगर इम्पैक्ट हम देखते हैं तो ये पूरा एरिया में आपका सीड लगा दिए हैं, उसका खेती किए हैं, तो अब सभी को तो नहीं आप कलेक्ट करके एग्जामिन कर सकते हैं या रिसर्च कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मैप में रैंडमली लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो जो लाइन खींचते हैं वो रैंडमली क्लिक करते हैं, क्योंकि हर जगह पर यहाँ पर लैंड का फर्टिलिटी अलग होगा, यहाँ पर लैंड का फर्टिलिटी अलग होगा, यहाँ पर लैंड का फर्टिलिटी अलग होगा। तो जब हम रैंडमली लाइन ड्रॉ करते हैं उसके बाद जो इस लाइन में आता है ना, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और यही हमारा क्या बन जाता है, सैंपल, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस सैंपलिंग, बैलेंस सैंपलिंग,
ठीक है, तो बैलेंस सैंपलिंग में क्या होता है कि जो हम सैंपल सेलेक्ट किए और जो पॉपुलेशन का रिजल्ट है, ठीक है, तो हम इस तरह से सैंपल को सेलेक्ट किए कि इसका रिजल्ट या कंक्लूजन पॉपुलेशन के कंक्लूजन से मैच कर जाता है, मतलब दोनों जो है वो मैच कर जाता है, तो इसको हम लोग बैलेंस सैंपलिंग कहते हैं। जैसे कि अगर आप हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ले रहे हैं, तो जो हमारा एनएसएसओ का जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ठीक है, और आपने 5,000 लोगों से कलेक्ट करके जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर निकाला, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, तो अगर ये दोनों मैच कर जाता है कि इसका भी आया 10,000 रुपया और सेंसर जो पॉपुलेशन का जो हमारा इंफॉर्मेशन है ये भी हमारा 10,000 रुपया है, तो जब दोनों मैच हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस सैंपलिंग। नेक्स्ट जो होता है सीक्वेंशियल सैंपलिंग, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम बार बार सैंपल साइज को बढ़ाते हैं या सेलेक्ट करते रहते हैं जब तक कि हमारा एप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है, कि पहले हम 10 लिए थे नहीं आया, फिर हम 20 को लेंगे, फिर हम 50 को लेंगे, फिर हम 100 को लेंगे, तो जब तक हमारा एप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं आएगा तो हम नंबर ऑफ सैंपलिंग को बढ़ाते रहेंगे और सैंपल सेलेक्ट करते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि सैंपल साइज जो होता है ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है, नॉट फिक्स्ड, कि जहां तक हमारा एप्रोप्रिएट रिजल्ट आएगा कि कंपेरिजन में कि रिसर्चर को लगेगा कि हाँ नहीं ये हमारा रियलेबल है, लॉजिकल है, ठीक है, तब हम इसको कहेंगे कि हाँ ये हमारा परफेक्ट है, कि 100 में अगर हमारा सही रिजल्ट आ रहा है जो हमारा प्रीवियस एविडेंस को मैच कर रहा है, जो प्रीवियस एविडेंस या प्रीवियस रिसर्च हुआ था उसका नियर अबाउट है, तो इस केस में हमारा ये हम स्टॉप कर देंगे सैंपल को बढ़ाना हम यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, है ना, जिसमें सभी का आने का चांस बराबर नहीं होता है। तो इसमें से सबसे पहला आता है परपोसिव सैंपलिंग, ठीक है, जिसको हम लोग डेलिब्रेट सैंपलिंग भी कहते हैं, डेलिब्रेट सैंपलिंग। तो यहां पर हम लोग जो सैंपल सेलेक्ट करते हैं, सैंपल सिलेक्शन, वो पर्पस के आधार पे करते हैं, पर्पस के आधार पे, कि अगर आपको स्लम एरिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको पूरे शहर को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि आपका पर्पस क्या पर है, जो स्टडी का पर्पस है वो स्लम एरिया है, तो जो स्लम एरिया होगा उसी को हम डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह के अगर आपको एससी के बारे में रिसर्च करना है तो आप सीधा आप एससी हाउस होल्ड को ही सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर आपको विलेज सेलेक्ट करने के या फिर डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर मेथड से जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से अगर ट्राइब सोसाइटी को अगर करना है तो आपको सीधा ट्राइब को ही सैंपल सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं पर्पस के अनुसार से, और ये हम जानबूझकर, डेलिब्रेट मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो होता है कोटा सैंपलिंग, ठीक है, तो कोटा सैंपलिंग हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ सैंपल फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब भले ही किसी ग्रुप में मान के चलते हैं 2-3 ग्रुप हैं, एक में 1,000 लोग हैं, एक में 500 है और एक में 100 है, तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनेट यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम फिक्स कर देंगे कि 20 हमको इसके नंबर ऑफ हाउस होल्ड इसका 20 लेना है, 20 इससे लेना है, 20 इससे लेना है, या फिर 30 इससे लेना है। यहाँ पर कोई मेथड नहीं है कि हम 20 या 30 क्यों ले रहे हैं, ठीक है, जबकि हम लोग प्रोपोर्शनेट और नॉन प्रोपोर्शनेट में क्या देख रहे थे परसेंटेज, कि 100 का 10%, 500 का
25%। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ हम क्वांटिटी को फिक्स कर रहे हैं कि इससे हमको 30 लेना है, इससे हमको 20 लेना है, इससे हमको 10 लेना है। तो यहाँ पर आप ये कोटा फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और इसका कोई मेथड नहीं होता कि हम क्यों फिक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो होता है कि रिसर्चर के सुविधा के अनुसार से, ठीक है, कन्वीनियंस फॉर रिसर्चर। जैसे कि अगर फीमेल रिसर्चर है और वो बाहर नहीं जाना चाह रही है, ठीक है, या अनेबल है बाहर जाने के लिए अपना एरिया से, कि अगर वो टाउन में रह रही है तो गांव उसका जाना एफोर्डेबल नहीं है, तो वो क्या करेगी, अपना रिसर्च एरिया कहाँ पर सेलेक्ट करेगी, टाउन में, ठीक है। तो यहाँ पर किसी का कोई मेथड नहीं जाता है, बल्कि ये रिसर्चर के सुविधा के अनुसार से अपना एरिया या सैंपल सेलेक्ट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं चंक सैंपलिंग, ठीक है। तो ये रिसर्चर पे बेसिकली डिपेंड होता है कि रिसर्चर का कौन सा एरिया या कौन सा सैंपल सेलेक्ट करना ज़्यादा सुविधाजनक होता है, ठीक है। तो ऐसे में हमारा बायस्ड रिजल्ट आने का ज़्यादा चांस होता है। नेक्स्ट होता है स्नोबॉल सैंपलिंग, ठीक है। तो स्नोबॉल में क्या होगा कि जब हमारा पॉपुलेशन ही अननोन होगा, हम पॉपुलेशन के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप मेड पर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो किसी भी शहर में कितने मेड हैं, कहाँ रहते हैं, ये तो आपको पता नहीं है। किसी भी रिसर्च की ऐसा नहीं है कि एक ही जगह के लोग जाके मेड का काम करते हैं, है ना। तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से आते हैं, बाहर से आउट साइड से भी आते हैं। तो जो भी अगर रिसर्चर अगर रिसर्च करना चाहता है इस पे, तो इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको किसी एक को पकड़ना होता है ना। तो एक यहाँ पर मेड से आप कांटेक्ट किए, अब ये कम से कम 2 या 3 को तो जानती होगी, ठीक है। तो मान के चलते हैं ये 3 को के जान रही है, अब तीनों कम से कम 2-2 को तो जानेगी जो मेड का काम करती है, ठीक है। और फिर इससे अगर आप जाइएगा तो ये भी कम से कम 2-2 को जानेगी। तो धीरे धीरे आपका नंबर ऑफ सैम्पलिंग जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपको कुछ नहीं पता था, लेकिन आप सीक्वेंस से गए और सबको जो इन्फॉर्मेशन था उसको कलेक्ट करने लगे, और उससे रिलेटेड जो अदर रिस्पोंडेंट था उसको भी आप कलेक्ट करने लगे। जैसे कि हमको नहीं पता था, है ना। दूसरा इसका उपयोग होता है कि जहाँ से विस्थापित किया जाता है कि कोई प्रोजेक्ट है ना, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, तो वहाँ के लोग गांव से जो विस्थापित हुए, ठीक है, जो माइग्रेट किए, तो वो माइग्रेट करके गए कहाँ और उनका आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन क्या है। तो इस केस में आपको क्या होता है कि सबसे पहला किसी एक को चुनना होता है, ठीक है। तो अगर एक को सेलेक्ट कर लिए या मिल गया, तो अब वो तो कम से कम 2 को जानता होगा या 3 को जानता होगा कि और सब कहाँ गए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर चैन क्रिएट करते हैं और हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था आज का सैम्पलिंग मेथड।